वेलकम पाकिस्तानी प्रोफाइल में मैं आपकी होस्ट आयशा एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के जो मेरे गेस्ट हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑलमोस्ट 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। काफ़ी अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं अपने अपने काम के लिए इस फील्ड में। मेरे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये फ़ील्ड क्यों उन्होंने चूज़ की, क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, क्या उन्होंने जिस तरह के जो भी इश्यूज़ होते हैं किस तरह लोगों तक कन्वे करना, वो पूरा प्रोसेस कैसा होता है, इनकी तरफ से कितनी मेहनत की ज़रूरत है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। बहुत शुक्रिया। आई नो आजकल जो मुल्क के हालात हैं उसमें निकलना और टाइम देना और इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए तो काफ़ी मुश्किल बात होगी। नहीं, लेकिन बहरहाल टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल। मज़हर साहब, पहले मुझे ये बताइए कि जर्नलिज़म की फ़ील्ड आपने जर्नलिज़म ही क्यों? क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल फील्ड है, यहाँ पे थ्रेट्स भी हैं, रिस्क भी हैं, जो कुछ हो रहा था मुल्क के हालात उन सब की नॉलेज रखना काफ़ी टफ बात होती है। देखिए, उसमें बेसिकली इंटरेस्ट की बात होती है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, फ़र्ज़ करें अखबार पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप बाद औक़ात कोशिश करते हैं कि जो ख़बरें जो आप पढ़ रहे हैं वो ख़बरें आप ख़ुद निकालें। बिल्कुल। तो मैंने जब अखबार पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज इन क्लास 7th। अच्छा। तो उस वक्त से मैं अखबार का शौक़ है पढ़ने का। और फिर यही वो हुआ, शौक़ जब बढ़ता गया कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वही चीज़ें हमारी ख़ुद क्यों ना हो, हम ख़ुद क्यों नहीं जाके इन चीज़ों को तो देखें। फिर उसमें थोड़ा सा अगर आपका इंटरेस्ट सियासत की तरफ है, या ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आप हों, लेकिन एक पॉलिटिकल आउटलुक अगर आपका बन जाता है, आपका है पॉलिटिकल आउटलुक, तो उसको प्रैक्टिकल शक्ल में अमली तौर पे उस अमली जामा पहनाना अगर जैसे हम कहें, या उसको एग्जीक्यूट करने का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो है वो जर्नलिज्म है। उसमें कि आप जो चीज़ें देखते हैं अपने माशरे में, जो बुराइयां देखते हैं, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं, या जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझते हैं कि ख़बर जिससे बनती है उस पर उस तरह का इंटरेस्ट अगर आपका है, तो उसके लिए बेहतरीन फील्ड जो है वो जर्नलिज्म है। उस ज़माने में ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था पाकिस्तान में, सिर्फ टेलीविज़न था और अखबारात पर भी पाबंदी थी। तो आपका जब मेरा चूँकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, अखबारात पढ़ने का और सियासत पे गुफ्तगू करने का इंटरेस्ट था, तो वो सारा इंटरेस्ट प्रैक्टिकल शक्ल में सिर्फ मुझे इसी फील्ड में नज़र आया। और यही मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो लोग जर्नलिज्म में आते हैं, अगर उनका कोई पॉलिटिकल आउटलुक नहीं है, अगर ख़बर क्योंकि बुनियादी तौर पे होती है, कोई भी अनयूजुअल इवेंट ख़बर बनती है, वो चीज़ें अगर आप न्यूज़ पिक नहीं कर सकते, चीज़ों को पिक नहीं कर सकते, तो फिर अच्छा जर्नलिस्ट बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस इंटरेस्ट ने जो है वो जर्नलिज्म की तरफ राग़िब किया, और एक कराची के एक इवनिंग न्यूज़पेपर से अपना करियर शुरू किया। उसमें लिखने का उसमें एडवांटेज ये था कि क्योंकि शाम का अखबार था, हम सुबह 8-8:30 बजे दफ्तर पहुंच जाते थे। पूरे दिन के अब जो कुछ 10-11 बजे अखबार मार्केट में आ जाता था उस ज़माने में, और उसमें आपको स्पेस काफ़ी मिलता था, लिखने का स्पेस मिलता था, लोकल इश्यूज़ पे ज़्यादा उसमें कंसंट्रेट करते थे। उसके बाद चूँकि अखबार 10-11 बजे आ जाता था मार्केट में, तो उसके बाद आपके पास बड़ा टाइम होता था, तो उसकी वजह से मैंने फिर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। और फिर उसमें इजाज़त थी कि आप दूसरे अखबारात में भी लिख सकते हैं आर्टिकल, बात सिवाय उसके कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग कि फ्राइडे टाइम्स में, हेरल्ड में, न्यूज़ लाइन में, और फिर अब तकरीबन कोई 4-5 हज़ार आर्टिकल्स लिख डाले। तो स्टार में रहते हुए ये काम बहुत आसानी से हो गया कि आर्टिकल में भी आपने लिखना शुरू कर दिया। फिर देन आई जॉइंड AFP, जो इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी वायर सर्विस है। उधर एक नया एक्सपीरियंस हुआ। उधर बेसिकली वायर सर्विस की जो जॉब है वो बहुत ही टफ़ होती है। उसमें सेकंड्स में आपको आपका कॉम्पिटिटर बीट कर सकता है। तो आपको विद इन सेकंड्स जो है ख़बरें अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में जो सही भी हों, क्योंकि उसका कोई रिटर्न नहीं होता, एकदम आपको ख़बर गई तो फिर ऑन एयर हो गई वो ख़बर, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो। तो उसमें एक्सपीरियंस ये हुआ कि आप कम वक्त में सही ख़बर कैसे देते हैं, और टाइम मैनेजमेंट। तो आप आपके पास वक्त कम है, ख़बर बहुत बड़ी है, आप हर सूरत में उसे ख़बर दूसरे से बीट कर दी है। कभी उसमें बहुत ये होता है कि अगर AFP, AP, रॉयटर्स में अगर 30 सेकंड से 40 सेकंड्स का भी डिफरेंस हो तो वो बहुत डिफरेंस माना जाता है। यू हैव टू बीट। तो मुझे उसमें कोई 5-6 साल
एज ए ब्यूरो चीफ कराची, और उस वक्त उस ज़माने में बड़े वाक़यात हो रहे थे, टेररिज्म के वाक़यात भी हो रहे थे। उसमें बड़ा कराची में एक बहुत बड़े यूएस जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, डैनियल पर्ल का, उसका पूरा केस कवर करना, फिर उसमें जो है उसकी ख़बर ब्रेक करना, उसमें फिर जो लोग पकड़े गए उनकी ये सारा एक्सपीरियंस। और जब मैं AFP में था उसी दौरान आई स्टार्टेड डूइंग अ टॉक शो फ्रॉम हम TV स्पॉटलाइट के जी। और उससे पहले जब मैं स्टार में होता था तो उस ज़माने में PTV से मैं एक शो करता था जो मैंने तकरीबन 1 साल किया, क्राइम वॉच के नाम से। उसमें तो ये सारी चीज़ें जो इंटरेस्ट था मेरा कि अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं आप जाके इन चीज़ों में जो जर्नलिस्ट रिलेटेड हों उसमें आप सर्व करें, कभी टेलीविज़न के लिए, कभी अखबार के लिए लिख लिया, कभी आर्टिकल्स लिख लिए उसमें, और इसी में जर्नलिस्ट यूनियन में भी फिर इसी तरीके इन्वॉल्वमेंट हुई। बट आई केप्ट द टाइम स्पेस के जो मेरे काम करने का टाइम है उससे बाकी रिलेट और जो मेरे जो यूनियन एक्टिविटीज़ हैं उससे मेरा काम मुतासर नहीं हो और मेरे काम से मेरी यूनियन मुतासर। तो जब आप जर्नलिज्म की बात करते हैं तो एक तो राइटिंग स्किल्स आती हैं, फिर आपकी रिसर्च स्किल्स इन्वॉल्व हो जाती है, फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हो जाती हैं, फिर आपको नेटवर्क भी बहुत करना पड़ता है बिकॉज आपके लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेने पड़ते हैं, ऑफिशियल्स के भी लेने पड़ते हैं। लेकिन जब जर्नलिज्म की बात करें तो एक तो होते हैं पोलिटिकल इशूज़ रेस करना, एक होते हैं सोशल इशूज़ रेस करना, और फिर एक होते हैं क्रिमिनल इशूज़ रेस करना। जब मैं पोलिटिकल की बात करती हूँ तो अक्सर टॉक शोज़ में यह देखा जाए जर्नलिज्म के हिसाब से पॉलिटिकली करेक्ट आपको होना पड़ता है, वरना गवर्नमेंट की तरफ से बैन आ जाता है, कोई ना कोई, वरना फिर आपकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से आपके ऊपर कोई ना कोई थ्रेट्स या रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो आप किस तरह डील करते हैं फिर? देखिए, जब हम ये भी हमने उसमें बेसिकली सीखा, जब मैं अखबार में काम करता था तो उस ज़माने में सेंसरशिप थी, आपको अखबार इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ले जाना पड़ता था, वो ख़बरें निकाल लिया करते थे कि ये खबर नहीं जाएगी, तो आप ब्लैंक स्पेस, अखबार का ब्लैंक स्पेस होता था। तो उनका वो क्या क्राइटेरिया रखते थे कि ये कोई क्राइटेरियन नहीं होता था, उनका क्राइटेरियन सिर्फ ये होता था कि अगर कहीं फ़ौज का नाम आ गया, कहीं मिलिट्री उसका नाम आ गया, कहीं आपने किसी सियासतदान का नाम आ गया, सही, उसकी खबरें निकाल दिया करते थे, बिल्कुल उसमें डेड पेपर की मतलब उस वक्त की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो भी बात जाती है वो निकाल दी जाती थी। अब आपको अपनी थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती थी कि कैसे खबर जो है बिटवीन द लाइंस कहते हैं आप, कैसे अपनी बात बिटवीन द लाइंस कम्युनिकेट कर दें। वो जो कोई 8, 10, 12 साल का एक्सपीरियंस रहा इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए, कैसे आप इन बिटवीन द लाइन आर्टिकल्स के अंदर कह दें, खबर के अंदर ऐसी चली जाए जो आपकी बात कम्युनिकेट भी हो जाए और मैसेज आपको कन्वे हो जाए, जो सेंसर्स वाले हैं उनकी नज़र से भी ओझल हो जाए। ठीक है। तो उसने फिर आपको एक सेल्फ सेंसर्ड पर्सन बना दिया कि आप किस तरह सेल्फ सेंसरशिप किस तरह कर सकते हैं। वही चीज़ें टेलीविज़न पे जब आए तो आप में अनलाइक मैनी ऑफ माय कोलीग, आप में वो ठहराव था आप में, आपको पता था कि आपने किसी खबर पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना है, आपने किसी से बात करते हुए, किसी से इंटरव्यू लेते हुए आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं, आपका क्वेश्चन एग्रेसिव होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो, और वो उसी सूरत में आपका एग्रेसिव क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको खुद उस सब्जेक्ट के बारे में पता हो, बिल्कुल, और अगर आपको नहीं पता होगा तो वो जवाब से आपको बिल्कुल बोल्ड कर देगा, आप ब्लैंक हो जाएंगे उसमें। लेकिन अगर दूसरे जब आप सवाल इस तरह प्लेस करेंगे तो दूसरे वाले को भी ये पता होगा कि आप जो उससे सवाल कर रहे हैं, जो सवाल करने वाला आदमी उसके पास मालूमात हैं मेरे बारे में, तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल होगा जवाब देने में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इंटरव्यूज़ के, कुछ प्रोग्राम्स के ज़ाहिर तरीक़े बड़े मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ जो है ये ज़ाहिर किया जाता है कि जब तक आप एग्रेसिव नहीं हो, जब तक आप फिज़िकली एग्रेसिव नहीं हो, जब तक आपकी टोन में बाज़-औक़ात अगर आप हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करें, या आप ये इंश्योर नहीं करें कि दो गेस्ट आपस में लड़ जाएं, उस वक्त तक आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। मतलब साहब इसी बात पे मैं शायद ऐड करना चाहूँगी कि आजकल के प्रोग्राम्स की तो पर्पस ही इसलिए कि आप 3-4 पॉलिटिशियंस को बिठाकर उनके बीच में लड़ाई करें तो आपकी रेटिंग बढ़ती है। और मज़े की बात ये क्योंकि उनकी रेटिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम जैसे लोग उनको बैठ के देख रहे हैं। अगर कोई सीरियस एंकर है, उसकी सीरियस एनालिसिस है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा उस प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम वो चलता नहीं है ज़्यादा अर्से तक।
तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है कि हम पॉलिटिशियंस को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, या हम एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा के देखना चाहते हैं कि हाँ इसको भी ब्लेम करो और इसको भी ब्लेम करो कि ये लोग सब रिस्पॉन्सिबल है आजकल की हालिया जो सिचुएशन है इस मुल्क की। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक इनटॉलरेंट सोसाइटी हैं। हम जो तो हर चीज़ जिसमें इनटॉलरेंस नज़र आए वो हमें पसंद आती है, जिसमें आपको ये नज़र आए कि आपको अपने से करीब तर चीज़ नज़र आए उसमें। क्योंकि मैं खुद गुस्से वाला हूँ, लिहाजा कहीं कहीं गुस्सा वो नज़र आए तो नहीं है। तो उसमें एक मसला ये भी है कि चूँकि लोगों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो ये समझते हैं कि जो उनकी बात है वो ये एंकर उसी ज़बान में इनसे बात करे, जितना गुस्सा उसका है उसी गुस्से में वो एंकर उससे सवाल करे। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमने वो काम नहीं करना जो आवाम चाहते हैं, क्योंकि आवाम तो बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, हमें वो काम करना है जो सच है, जो सही है। क्योंकि आपने एक अंदाज में आवाम को ये बताना भी होता है कि हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है हर चीज़ का। हम बिल्कुल भी उसी अंदाज में जब बात करते हैं तो फिर हम वहाँ ये लूज़ कर जाते हैं कि आप जो सवाल कर रहे हैं, सवाल करना आपका हक़ है, जवाब देना उसका हक़ है उसका। लेकिन वही चीज़ एक प्रॉपर तरीके से भी की जा सकती है। तो अब वो जो एक रेस चल गई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोग्राम की व्यूअरशिप ज़्यादा हो उसी प्रोग्राम की एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो। यानी मैं किसी पॉलिटिशियन को देखता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब वोट देने का वक्त आए तो मैं उस पॉलिटिशियन को वोट दूँ उसको। जैसे फ़र्ज़ करें शेख रशीद साहब हैं, उनकी बहुत रेटिंग आती है जब वो किसी प्रोग्राम में गेस्ट करते हैं, लेकिन इलेक्शन वो हार जाते हैं उसमें। इसका मतलब है कि लोग उनको सुनते ज़रूर हैं, लोग प्रोग्राम्स को देखते ज़रूर हैं, उनकी बात सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उससे इंस्पायर्ड नहीं होते। एंटरटेनमेंट पर्पस है, उसका नतीजा ये होता है कि जब वो रिज़ल्ट, जब इलेक्शन आता है तो फिर वो उसके लिहाज से फैसला करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ प्रोग्राम्स रेटिंग से ज़्यादा गेस्ट रेटिंग्स बन गई हैं। बिल्कुल कि गेस्ट आपने पिक कर लिए कि वो गेस्ट जो रेटिंग्स देते हैं वो कौन से गेस्ट हैं, और वो गेस्ट जो रेटिंग्स नहीं देते वो कौन से गेस्ट हैं, चाहे वो कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग गेस्ट हो, चाहे वो इंतहाई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन हो, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं बुलाते कि उससे रेटिंग्स नहीं बनती। तो ये रेटिंग फिनोमेना जो है ये इसने चैनल्स को जो है वो क्राइम शोज़ की तरफ राग़िब कर दिया है। अब हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो एक मिक्स प्लेट बन गए हैं। वो उसमें आपको एंटरटेनमेंट भी नज़र आएगा, उसमें आपको ड्रामा भी नज़र आएगा, उसमें आपको सेक्स रिलेटेड क्राइम भी नज़र आएगा उसमें। तो वो प्योरली न्यूज़ चैनल्स नहीं रहे, जबकि उनका जो लाइसेंस होता है वो न्यूज़ चैनल का होता है। ठीक, वो ये जितने शोज़ आते हैं, जितने ड्रामाटाइजेशन चीज़ों की होती है, जितनी रीएनैक्टमेंट्स चीज़ों की होती है, वो आप किसी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे तो अपने दे सकते हैं, बट वो न्यूज़ चैनल का वो पर्पस बिल्कुल इसी तरह आपके जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं वो न्यूज़ ओरिएंटेड नहीं होते। मॉर्निंग शोज़ एक आध के अलावा कोई भी न्यूज़ ओरिएंटेड नहीं होता। वहाँ आपको या तो शादी नज़र आएगी, या ये सारा फिनोमेना बिकॉज ऑफ द रेटिंग्स को जो है वो कोई भी सीरियसली डिस्कस करने को तैयार नहीं है। 650 मीटर्स जो हैं वो फैसला करते हैं कि किस प्रोग्राम की रेटिंग टॉप है, किस इसको मैनेज भी किया जाता है, मैनिपुलेट भी किया जाता है। इसको बलूचिस्तान में कोई भी मीटर्स नहीं लगे हुए, इसलिए कोई भी बलूचिस्तान के इशू पे प्रोग्राम ही नहीं करता। फाटा में कोई मीटर्स नहीं लगे हुए, इसलिए फाटा पे कोई प्रोग्राम ही नहीं करता। कभी कर लिया इस रिस्क के साथ प्रोग्राम करता है कि आज इस प्रोग्राम की रेटिंग नहीं आएगी इसकी, क्योंकि मैंने फाटा को टच किया है, मैंने बलूचिस्तान को टच किया है, मैंने सिंध के देहातों को टच किया है, उनके सैलाब में जो मुतासर हुए हैं उसको टच किया, तो रेटिंग्स नहीं आएगी। लिहाजा जो आपके पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज़ हैं वो इसलिए टच नहीं होते क्योंकि उन इश्यूज़ पे रेटिंग्स नहीं आती। चलिए ठीक, मज़े साहब इसमें मज़ीद बातचीत करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। हमारे साथ जाने का बहुत शुक्रिया। मदर साहब, कमिंग बैक टू योर वर्क, आपके काम पे अगर देखा जाए तो आपकी ज़्यादातर फोकस जो है वो रेजिंग सिटीजन्स वॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट वाकई हमारी सोसाइटी या इस मुल्क में एग्जिस्ट करता है? डू आई हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री? देखिए, वो हमारे एक इंतहाई मोस्ट रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आईए रहमान साहब।
उनका ये उन्होंने एक जगह बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने ये कहा कि आज़ादी इजहार या आज़ादी सहाफ़त ये नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या लिख रहा हूँ, बल्कि वो है कि मैं क्या नहीं लिख सकता और क्या नहीं बोल सकता। किस चीज़ पर मुझ पे पाबंदी है, वहाँ असल टेस्ट है। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में नहीं बोला जा सकता, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ बहुत से इश्यूज़ हैं और उसके मुख्तलिफ वो हैं, उसमें ख़तरात भी मौजूद हैं, उसके अंदर हुकूमती पाबंदियाँ भी मौजूद हैं, उसके अंदर जो इनविजिबल फोर्सेस हैं उनका प्रेशर्स भी मौजूद है। तो वो बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे आप नहीं बोल सकते या नहीं लिख सकते। तो इसलिए वैसे बग़ैर आपको ये नज़र आएगा कि आप जो चीज़ चाहे टीवी पे कह दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज़ चाहे वो टीवी पे नहीं कह सकते आप। बिल्कुल। जो स्टेट को सूट करती हैं चीज़ें, उस पे प्रेशर्स नहीं आते। आप ठीक है, हुकूमत को आप तनकीद का निशाना बना दें, सदर को तनकीद का निशाना बता दें, वज़ीर आज़म को तनकीद का। अगर आप आज से 25-30 साल पहले की जर्नलिज्म में देखूं तो उसमें इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है। ये इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है कि मैं बहुत से इश्यूज़ को हाईलाइट करता हूँ, तनकीद कर रहा हूँ, सवालात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद मादर पिदर आज़ादी हासिल है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि शायद नहीं हो और बहुत ज़्यादा आज़ादी, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल नहीं। असल इश्यूज़ को आप एड्रेस ही नहीं कर सकते, असल इश्यूज़ को आप हाईलाइट ही नहीं कर सकते। उनके डिफरेंट रीज़न्स हैं, उसमें प्रेशर्स बहुत आते हैं आपको, और बहुत से लोग इसीलिए अपनी जानों से हाथ धो बैठे कि वो कुछ इसलिए मारे गए कि वो शायद बहुत ज़्यादा जान गए थे किसी चीज़ के बारे में, कुछ इसलिए मारे गए कि वो अपनी शायद जो लिमिट्स उनको बताई गई थी उस लिमिट्स से आगे गए, इसलिए मार दिए गए। कुछ इसलिए मारे गए कि वो ये समझे कि नहीं, बहुत आज़ादी हासिल है, हर चीज़ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। उन्होंने उस पर लिखने की कोशिश की या बोलने की कोशिश की, इसलिए मार दिए गए। तो हमें कतई तौर पे मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं है। ठीक है। हमें जो बज़ाहिर फ्रीडम नज़र आता है वो दरअसल वो फ्रीडम नहीं है जो जिस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुई थी। लेकिन सूरत हाल बेहतर ज़रूर है, लेकिन ख़तरात की नौयत बदल गई है। पहले गवर्नमेंट प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते थे, अब उस प्रेशर्स के साथ साथ एडिशनल प्रेशर्स आ गए हैं। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो डिफरेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने प्रेशर्स होते हैं। उनके क्योंकि हमारी यहाँ इंतहा पसंदी बहुत बढ़ गई है, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो या जो है लिसानी इंतहा पसंदी हो, हर आदमी को मुतमईन करना आपके लिए मुश्किल होता है। और इतनी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि उसका बीच का रास्ता नहीं निकलता है। और डिमांड सिर्फ ये नहीं होती कि आप ये ना छापें, मेरी चीज़ छापें। डिमांड ये होती है कि ये ना छापें, ये छापें और ये ना छापें। ये जो होता है ये जर्नलिस्ट पे डबल प्रेशर आ जाता है। ख़ास तौर पे अगर हम फाटा या बलूचिस्तान में देखें सिचुएशन, तो सिचुएशन वहाँ ये नहीं है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि आप हमारा व्यू छापें, बल्कि वो ये साथ में ये भी कहते हैं कि दूसरे का व्यू ना छापें। इसी तरह जो स्टेट एजेंसीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आप हमारा वर्जन छापें, और आप उनका वर्जन छाप भी देते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहती हैं कि उनका वर्जन ना छापें। तो ये जो प्रेशर्स है, तो वो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग छोड़ भी गए प्रोफेशन में, तो इसलिए कि वो उसकी समझ में नहीं आता कि फिर ख़बर को कहाँ प्लेस करे और किस तरह प्लेस करे। ठीक। इसलिए कि वो रात भर सोता नहीं है। जब वो कोई ऐसी खबर देता है तो रात भर सोता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि फाटा में सुबह या तो जो ग्रुप्स हैं उनका अमीर कमांडर बुला लेगा, और या जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, उनका कोई कमांडेंट उनको बुला लेगा। ठीक है। तो उसे नेक्स्ट डे उसे ये पता होता है उसे कि किसी दफ्तर जाने से पहले उसे इन दो जगहों में से एक जगह जाना ज़रूरी है। ठीक है। और यही प्रॉब्लम बलूचिस्तान की भी ख़ास तौर पे। So you have to really play it safe. You have to play safe and at times आपकी समझ में नहीं आता, आप फिर बेहतर आप यही समझते हैं कि किसी सोशल इश्यूज़ पे आप। So considering कि आपने अपने काम के लिए 2 अवार्ड्स भी विन किए हैं, एक तो है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो 2007 में आपने किया था, और एक और है प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए मिसूरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म 2009 पे। अब ये जो आप मुझे सारी लिमिटेशंस या ये रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं, तो वो आप अपने काम के थ्रू पे क्या सोशल इश्यूज़ में वो हाईलाइट करते हैं, या अगेन सेइंग इट बिटवीन द लाइंस?
नहीं, अब बिटवीन द लाइंस भी फिर ये कि अब चूँकि टेलीविज़न पे तो अब जो है बेसिकली जो 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने पाबंदियां लगाई थी मीडिया चैनल्स पे, तो उसके ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल हुई थी, उस स्ट्रगल में वो ये समझे थे कि शायद मैं सस्टेन कर जाऊंगा, और उनको हमने ये समझाने की कोशिश की कि इस तरह पाबंदियों से कुछ हासिल नहीं होगा। पाबंदी की वजह से लॉयर्स मूवमेंट नहीं है, लॉयर्स मूवमेंट है तो उसको कवर किया गया है। और उनको जो एडवाइस की गई थी वो ये एडवाइस की गई थी कि अगर आप टेलीविज़न चैनल्स को बंद कर देंगे तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। ये इल एडवाइजेस हमारे यहाँ रूलर्स को दी जाती रही हैं। मूवमेंट फिर भी चलती रही, उस मूवमेंट में एक और मीडिया की मूवमेंट शुरू हो गई, उनके लिए प्रॉब्लम्स डबल हो गई। बाकी जो लिखने का काम है वो कभी भी शायद कभी इस चीज़ को फील ही नहीं किया कि जो सही समझा कि इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, उसको लिख दिया। इसको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, उसमें ब्लंट कहें या कभी इस ख़तरात को फील नहीं किया। हुए ज़रूर हैं, थ्रेड्स भी हुए हैं। ठीक, मदर साहब, अगर मैं चैनल जर्नलिज़म की बात करूं या न्यूज़ चैनल्स की बात करूं तो काफ़ी लोगों की तरफ से भी क्रिटिसिज्म आता है कि बहुत ओवर एग्जैजरेशन करके जो है ना वो न्यूज़ प्रेजेंट की जाती है। आई मीन अगर कोई कहीं हालात ख़राब है तो उसको इतना ओवरली एग्जैजरेट किया जाता है कि लोग भी परेशान हो जाते हैं, खुदा न खासा क़यामत का मकाम आ गया हमारे मुल्क में। तो क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं? और अगर देखा जाए तो कुछ होस्ट के लिए ये भी बोला जाता है कि दे आर सोल्ड टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई शोज़ में उनके एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई कमेंट्स जा रहे हैं तो हर किसी का ये परसेप्शन होता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई उनका कोई काम है या कोई पर्पस है विच हैज़ बीन मेट थ्रू अ प्रोग्राम। तो ये जो क्रिटिसिज्म जाता है मीडिया स्पेशली न्यूज़ चैनल्स पे कि वो अपना रोल सही अदा नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं ठीक है वो कुछ अवेयरनेस कर रहे हैं बट कुछ ओवर एग्जैजरेशन भी है, तो हाउ वुड यू आंसर दिस? देखिए हमारे यहाँ क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत होती हैं, हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। आप किसी के बारे में ये कह दें कि ये बिग गया है, ये बहुत स्वीपिंग रिमार्क्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको बग़ैर एविडेंस के कोई बात नहीं कि ये ज़रूरी है कि मुझे ये लगे कि शायद इसका टिल्ट फुला तरफ है, वो सब समझ में आती है बात कि टिल्ट इसका झुकाव इस तरफ है, या इसका झुकाव एंटी गवर्नमेंट है, या इसका झुकाव पीपल्स पार्टी PMLN या MQM की तरफ है। ये और किसी हद तक हो सकता है कि किसी का। इसी वजह से न्यूज़ चैनल्स में आप ये प्योरली न्यूज़ चैनल्स नहीं रहे। अगेन आपको पॉइंट यही चीज़ें जो हैं वो उसका ये उसी प्रेशर ही उसी का है कि हाउ टू मेंटेन, इसलिए कि 24/7 के लिए आपको बेशुमार रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आपको जितनी आपकी मैन पावर चाहिए उसका आपके पास 20% भी नहीं है। तो वो रिसोर्स पुलिस तक हमारे पास नहीं है। ना आपके पास ट्रेनिंग है कि टेलीविज़न जर्नलिज्म जो है वो बड़ी मुख्तलिफ जर्नलिज्म है कि टेलीविज़न में जब आप खड़े होकर बीपर दे रहे हैं तो आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आप अगर ख़बरें पढ़ रहे हैं, बीपर ले रहे हैं तो आपका अंदाज़ क्या होना चाहिए, टोन क्या होना चाहिए, अगर आप कोई खुशी की खबर पढ़ रहे हैं तो आपका चेहरा अगर गमगीन है, या अगर आप किसी गम की खबर पढ़ रहे हैं, कहीं कत्ल गारतगरी हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग से आती हैं। और आपके यहाँ 80% लोग ट्रेन नहीं बगैर आते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ की वजह से जो है माशरे में किसी चीज़ को अगर हम जो है 15-15 घंटे दिखा रहे हैं किसी को विदाउट रियलाइजिंग कि एंकर्स भी एग्जॉस्ट हो गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, रिपोर्टर के पास भी कोई चीज़ ऐड करने को नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आपका कॉम्पिटिटर दिखा रहा है उसको और आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये प्रेशर है विदाउट रियलाइजिंग। ये शायद हो सकता है कि उसके पास रिसोर्सेज आपसे ज़्यादा हों उसके। ये चीज़ें जो है इनको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को किस हद तक दिखाना चाहिए और किस हद तक और किस अंदाज में दिखाना चाहिए। जब आप किसी रिपोर्टर से आप मुसलसल सवाल करें, वो स्पॉट पे मौजूद है और उसको आप मुसलसल उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है वो दो गलती करेगा। एक तो रिपीट करेगा अपनी चीज़ें, और दूसरी उस चीज़ का इम्कान होगा कि वो कोई ऐसी गलत बात कह जाए जिससे उसको नुकसान भी हो सकता है। दूसरों को किस जगह पे वो खड़ा हुआ है उस जगह पे उससे क्या सवाल करना चाहिए। यानी अगर आप कहीं एथनिक राइट हो रहा है कराची में और आपका रिपोर्टर बनारस में या अजीज़ाबाद में खड़ा है या लियाकताबाद में खड़ा है, पीछे उसके 2000 लोग खड़े हैं, आप उससे इस तरह का सवाल करें,
जिसका जवाब उसको देना लाजिम भी हो और उसको ये भी पता हो कि इसका नुकसान क्या होगा। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही एंड दिस ऑल कम्स थ्रू ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग से आती हैं सारी। चलिए मज़ीद साहब, आखिरी में जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप कोई मैसेज या कोई टिप या कोई एडवाइस उनको देना चाहें? देखिए, असल चीज़ तो ये कि बहुत से लोग टेलीविज़न में आ रहे हैं ग्लैमर की वजह से। ठीक है, ग्लैमर की वजह से आप न्यूज़ चैनल में नहीं आ सकते, सिर्फ ग्लैमर की वजह से। आपको बुनियादी चीज़ तो ये आपको ज़रूरी नहीं कि आपने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया हो या ग्रेजुएट किया हो। सोशल साइंसेस जो है वो बुनियादी तौर पे मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है किसी चीज़। और प्लस ये कि आपको शौक़ हो, मजबूरी ना हो। यानी टीवी चैनल या न्यूज़ में आने के लिए न्यूज़ चैनल्स ज्वाइन करना आपकी मजबूरी नहीं हो, आपका शौक़ होना चाहिए कि आप, और शौक़ है तो क्या आपको पढ़ने का शौक़ है। बहुत से स्टूडेंट्स जो आए हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया है, हर आदमी के सीवी पे ये लिखा होता है कि रीडिंग का शौक़ है, और जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या पढ़ रहे हैं आजकल, तो उसके बाद वो ब्लैंक होते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। उसमें बेसिकली अखबारात का पढ़ना, आप कितना न्यूज़ चैनल्स और शोज़ फॉलो करते हैं, उस सब्जेक्ट पे आपको कितनी कमांड है, सियासत पे आपको कितना आता है, या अगर आप इवन फर्ज करें आप क्राइम साइड पे कोई चीज़ करना चाहते हैं तो क्रिमिनोलॉजी कितनी आपकी, उसमें कितना आपको कमांड हासिल है। जो भी आप चाहे स्पोर्ट्स में जाना चाहें या किसी भी फील्ड में, उसमें आपको शौक होना चाहिए, कितना शौक़ होना चाहिए, उसमें कितनी आपको पढ़ने का शौक़ है, उसमें उसके बारे में आपको, ये जर्नलिज्म में ये नहीं है कि आप कोई पढ़ लिख के जाके इंटरव्यू दें। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कि आपका एप्टीट्यूड जो है वो टुवर्ड्स जर्नलिज्म है या नहीं है। आपका एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वाकई, चाहे आपके नॉर्मल मार्क्स हो उसमें, डिग्री में आपको भले आपकी सेकंड डिवीज़न हो, क्योंकि जर्नलिज्म में ऐसे भी हमने लोग देखे हैं जो बहुत बड़े रिपोर्टर बने जो कभी स्कूल भी नहीं गए थे, ठीक, लेकिन वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट बने, इसलिए कि शौक़ था। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच मज़हर साहब, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। फॉर मोर पाकिस्तानी प्रोफाइल्स आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।